हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर में हमारे बॉटनी में जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन सा टॉपिक चल रहा था? फोटोसिंथेसिस। लास्ट टॉपिकों में हमने पढ़े C3 साइकिल, C4 साइकिल, ठीक है, ये पढ़े थे। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है आज का, वह है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या है? फोटो रेस्पिरेशन, जिसको कहते हैं हम प्रकाश श्वसन। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? प्रकाश श्वसन कहते हैं। ठीक है, आज हम प्रकाश श्वसन प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश श्वसन होता क्या है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रकाश श्वसन की बात करें तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम तो प्रकाश श्वसन को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलेट साइकिल। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलेट साइकिल के अलावा इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम C2 साइकिल। ठीक है, लास्ट में देखो हमने पढ़ी थी C3 साइकिल, C4 साइकिल क्यों कहते हैं वो भी बताया था। इसी प्रकार से फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब C2 साइकिल क्यों कहते हैं वो अभी हम देखेंगे। अब प्रकाश श्वसन होता क्या है? प्रकाश श्वसन किसे कहते हैं? प्रकाश श्वसन की परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा को यदि हम देखते हैं तो देखते हैं पादपों में, ठीक है, पादपों की हरी कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में? हरी कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में सामान्य श्वसन के अतिरिक्त होने वाले श्वसन को, जिसमें ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग तथा CO2 का निष्कासन होता है, उसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये हमारी परिभाषा है। किसकी परिभाषा? प्रकाश श्वसन की परिभाषा। दोबारा से देखें, पादपों की हरी कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में सामान्य श्वसन के अतिरिक्त होने वाले श्वसन को, जिसमें ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, तो उसको कहते हैं हम प्रकाश श्वसन कहते हैं। ठीक, प्रकाश श्वसन की एक और मुख्य बात है कि इसमें देखो ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। इसलिए इस चक्र को हम एक नाम और देते हैं प्रकाशकारी कार्बन ऑक्सीकरण अवस्था या चक्र, कार्बन ऑक्सीकरण अवस्था। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रकाश श्वसन को प्रकाशकारी कार्बन ऑक्सीकरण अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें हम तो प्रकाश श्वसन वह है जिसमें कभी भी ATP का संश्लेषण नहीं होता है। क्या नहीं होता? ATP का संश्लेषण नहीं होता है। याद रखना, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि फोटोसिंथेसिस की किस प्रोसेस में ATP का संश्लेषण नहीं होता है? प्रकाश श्वसन के अंतर्गत या C2 साइकिल के अंतर्गत ATP का संश्लेषण नहीं होता है। यह जो प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन जो है, वह कौन सी मुख्य रूप से 3 अंगों में, कोशिका के 3 अंगकों में संपन्न होती है। वो 3 अंगक कौन कौन से हैं? बात करें 3 अंगक। जो पहला अंगक है वह है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा जो अंगक है वह है पेरोक्सिसोम। तीसरा जो अंगक है वह है माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, कौन सा अंगक? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखने वाली बात है, बहुत एग्जामों में आता रहता है, ये आधे नंबर का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जामों में आता रहता है कि प्रकाश श्वसन प्रोसेस जो है कौन कौन से 3 अंगकों में होती है या कितने अंगकों में संपन्न होती है। तो कितने अंगकों में होती है? 3 अंगकों में होती है कोशिका के, और वह कौन कौन से हैं? पहला क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड पेरोक्सिसम एंड थर्ड वन माइटोकॉन्ड्रिया। सीक्वेंस में ही ये प्रोसेस होती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? क्लोरोप्लास्ट से, फिर पेरोक्सिसोम्स में कंटिन्यू होती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कंटिन्यू होते हैं और लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में जाकर क्या हो जाते हैं? ये एंड हो जाती है। तो इन 3 अंगकों में फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये हमारा क्या है? सामान्य बातें हैं। प्रकाश श्वसन के अंतर्गत इसको किस नाम से जाना जाता है? ग्लाइकोलेट साइकिल या C2 साइकिल या प्रकाशकारी और कार्बन ऑक्सीकरण अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसे कहते हैं? पादपों की हरी कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में सामान्य श्वसन के अतिरिक्त होने वाले श्वसन को, जिसमें ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग तथा CO2 का निष्कासन होता है, उसे क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें ATP का संश्लेषण नहीं होता और 3 अंगकों में क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है, किस प्रकार इसका महत्व है, वह देखते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़े थे C3 साइकिल और C4 साइकिल। ठीक है, दोबारा मैं एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि जो हमारा कौन सा एक प्रोडक्ट है, कार्बनिक कंपाउंड है RuBP। कौन सा? RuBP। ठीक है, इसके पास कौन सा एक एंजाइम होता है? कौन सा एंजाइम? रुबिस्को एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम होता है। रुबिस्को एंजाइम जो है, यदि इसके पास, ठीक है, रुबिस्को एंजाइम को किसकी कंसंट्रेशन कोशिका में हाई मिल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होने पर यह जो रुबिस्को एंजाइम है, RuBP एंजाइम है, वह कौन सा चक्र कंटिन्यू करता है? आगे C3 चक्र चलाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है, कि इस रुबिस्को एंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है तथा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसी हो जाती है? अधिक हो जाती है, जिसके कारण यह जो रुबिस्को एंजाइम में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाती है, तो वह कौन सा चक्र चलाता है? C4 चक्र चलाता है। कौन सा चक्र चलाता है? C4 चक्र चलाता है। या फिर ये कहते हैं हम C2 साइकिल में प्रवेश कर जाते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या चलाता है? C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन चलाता है। अब ये C2 साइकिल जो है मोस्टली कौन से प्लांट्स में पाया जाता है? यह मोस्टली C3 प्लांट्स में ही होता है। ठीक है, कौन से प्लांट्स में होता है? C3 प्लांट्स में ही पाया जाता है C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन। तथा C4 प्लांट तथा कौन से एक और प्रकार के प्लांट होते हैं हमारे? केम प्लांट। ठीक है, इन दोनों प्लांटों में, ठीक है, C2 साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि C4 प्लांट्स और केम प्लांट्स जो होते हैं अपनी शारीरिकी में, आकारिकी में इस प्रकार से चेंजित कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, जिसके कारण इसमें C3 चक्र या C2 चक्र नहीं पाया जाता। अपनी संरचना में मॉडिफिकेशन करके यह C2 साइकिल को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। इसलिए जो C2 साइकिल है ये कौन से चक्र में पाया जाता है? C3 चक्र में, C3 पादपों में ही पाया जाता है। ठीक है, अब यह बात देखें कि C2 साइकिल जो है वो है क्या, इसकी प्रोसेस किस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो इधर देखते हैं हम प्रोसेस में, देखें कि C2 साइकिल है क्या। तो इसको समझने के लिए देखिए ये चार्ट है हमारा। ठीक है, किसका चार्ट है? C2 साइकिल का चार्ट है। अब यह जो प्रोसेस अभी बताया मैंने 3 अंगकों में कंप्लीट होती है। पहला जो अंगक है वो कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा जो अंगक है वह कौन सा है? पेरोक्सिसोम्स। कौन सा? पेरोक्सिसोम्स। तीसरा जो अंगक है वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। इन 3 अंगकों में, ठीक, C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। अब यहाँ देखिए प्रोसेस स्टार्ट करें। प्रोसेस जो है हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है?
RUBP से, ठीक है, रुबिस्को बिस 15 बिस फॉस्फेट से स्टार्ट होती है। अब राइबोलोज 15 बिस फॉस्फेट जो है उसमें क्या होती है, देखो यदि ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, ठीक है, यदि ऑक्सीजन की सांद्रता कम है और किसकी सांद्रता अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक है, तो ये RUBP कौन सा चक्र चलाता है आगे जाकर, C3 चक्र। लेकिन कंडीशन कैसी हो कि ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, तो यह है PGA का C3 चक्र में जो फर्स्ट उत्पाद बनता था वो कौन सा बनता था, फास्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होने पर जो फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था C3 प्लांट्स में, अब वह किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होने पर रुबिस्को एंजाइम जो है वह किसका निर्माण कर रहा है, फास्फोग्लाइकोलेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, फास्फोग्लाइकोलेट का निर्माण करता है, जिसके कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा, ठीक है। और एक ये फास्फोग्लाइकोलेट है वो कैसा कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इस चक्र को हम C2 साइकिल भी कहते हैं। तो ध्यान रख लेना, हम 3 चक्र पढ़ चुके हैं, C3 चक्र, C4 चक्र और ये C2 साइकिल। C3 चक्र में जो प्रथम उत्पाद बनता है वह होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। C4 चक्र में जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वह होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और C2 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन में जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वह बनता है फास्फोग्लाइकोलेट, इसीलिए इसको C2 साइकिल और ग्लाइकोलेट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल्स निर्मित हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 कार्बन कंपाउंड है, टोटल मिलाकर 4 कार्बन कंपाउंड हो गए। इसमें से एक एक मॉलिक्यूल में से एक एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो जाते हैं, बाहर निष्कासित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा ग्लाइकोलेट, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट, ग्लाइकोलेट बनता है। यह भी कैसा कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है, और कितने मॉलिक्यूल्स निर्मित होते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स निर्मित होते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट से ग्लाइकोलेट जो है वह कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, पेरोक्सीसोम में। कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, पेरोक्सीसोम्स में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब ग्लाइकोलेट से किसका निर्माण हो जाता है, ग्लाइऑक्सिलेट का निर्माण हो जाता है। अब ग्लाइऑक्सिलेट का निर्माण कैसे हो जाता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसका निर्माण होता है, H2O2 का निर्माण होता है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पेरोक्साइड्स का निर्माण करते हैं, जो कि बाद में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जल और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। ग्लाइकोलेट पेरोक्सीसोम्स के अंतर्गत टूटने से, पेरोक्साइड होने से, ऑक्सीडेशन होने से इसमें किसका निर्माण हो जाता है, ग्लाइऑक्सिलेट का निर्माण हो जाता है। जिस ये भी कैसा कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स निर्मित होते हैं। ग्लाइऑक्सिलेट से, ठीक है, दोबारा ऑक्सीडेशंस के दौरान, ठीक है, किसका निर्माण होता है, एक एमिनो एसिड्स का निर्माण होता है। इस एमिनो एसिड्स को कहते हैं हम ग्लाइसिन। क्या कहते हैं, ग्लाइसिन कहते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन भी कैसा कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स निर्मित हो जाते हैं। तो यह ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन तक निर्माण की जो प्रोसेस है वह कहाँ पर कंप्लीट होती है, हमारी पेरोक्सीसोम्स में कंप्लीट होती है। इसके पश्चात जो ग्लाइसिन है, ठीक है, जो ग्लाइसिन है वह कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, हमारे तीसरे सेल ऑर्गेनेल में, ठीक है, जिसका नाम है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइसिन यहाँ से पेरोक्सीसोम्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर हो जाता है। इसके पश्चात ग्लाइसिन एमिनो एसिड से, ठीक है, क्या होगा इसका, अब डीएमिनेशन, क्या होगा, डीएमिनेशन होगा, ठीक है, या तथा साथ के साथ में डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, ठीक है। डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन के कारण इसमें से ग्लाइसिन में, ठीक है, ग्लाइसिन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, यहाँ पर बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में निष्कासित कर दी जाती है, तथा एक अमोनिया का जो अणु है, परमाणु है, वो भी बाहर निकल जाता है। ग्लाइसिन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक अमोनीकरण निकलने से ग्लाइसिन जो है, सेकेंड एमिनो एसिड जो है, यह भी कैसा कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। याद रख लेना, कितने मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, अर्थात डीएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा ग्लाइसिन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीरीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्लाइसिन
जो ग्लाइसिन है वो कितने कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, तो कुल कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 4 कार्बन। लेकिन इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, जिसके कारण एक मॉलिक्यूल जो कि कैसा कंपाउंड है, 3 कार्बन, देखो एक कार्बन यहाँ पर निकल गया, 4 में से एक गए, बचे कितने, 3 कार्बन कंपाउंड। इसलिए सीरीन के कितने मॉलिक्यूल्स निर्मित होते हैं, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स निर्मित होता है। अब ये जो सीरीन है, अब इसके साथ में देखो यहाँ पर जो एक NADH+ है, जिसका निर्माण कहाँ पर हुआ था, लाइट रिएक्शन में, कहाँ पर निर्माण हुआ था, लाइट रिएक्शन में निर्माण हुआ था, वह उसका उपयोग यहाँ पर कर लिया जाता है, जिसके द्वारा NADH+H+ से किसका निर्माण हो जाता है, NAD+ का निर्माण हो जाता है। अब यह जो सीरीन है, ठीक है, यह जो सीरीन है माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, पेरोक्सिसोम्स में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर सीरीन आते जैसे ही पेरोक्सिसोम्स में पहुँचता है, तो पेरोक्सिसोम्स में पहुंचने के पश्चात सीरीन का पुनः क्या होता है, डीएमिनेशन, ठीक है, क्या होता है, डीएमिनेशन होता है, और एक अमोनिया का अणु यहाँ पर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यह अमोनिया का अणु देखो जो निकला है, यहाँ पर देखो ग्लाइसिन को इसको जरूरत है, यहाँ पर ग्लाइसिन में क्या हो गया, डीएमिनेशन, एक अमोनिया का कम हो गया। यह अमोनिया जो है, अमोनिया का जो अणु है, पुनः कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ग्लाइसिन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और अमोनिया की क्या कर दी जाती है, पूर्ति कर दी जाती है। अब सीरीन में जब डीएमिनेशन होता है, ठीक है, उसके पश्चात सीरीन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोक्सी पाइरूवेट से, ठीक है, एक NADH2 का उपयोग करके यह जो हाइड्रोक्सी पाइरूवेट है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरेट में, किसमें, ग्लिसरेट में या ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरिक एसिड भी कैसा कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, और कितने मॉलिक्यूल्स निर्मित हो रहे हैं, इसके एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। ग्लिसरेट जो है पेरोक्सिसोम्स में पुनः कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह ग्लिसरेट एक ATP का उपयोग करके किसका निर्माण कर लेते हैं, लास्ट में 1 मॉलिक्यूल्स PGA का निर्माण करते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल्स 3, ये कैसा कंपाउंड है, PGA 3 कार्बन कंपाउंड एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, जो आगे जाकर कौन सी प्रोसेस चलाते हैं, C3 साइकिल में उपयोग कर ली जाती है। इस प्रकार से देखते हैं हम कि C2 साइकिल जो है चलता रहता है, फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीट होती रहती है। अब इस दोबारा से देखें एक बार और, ठीक है, 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। RUBP है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अधिक होने पर रुबिस्को एंजाइम जो फर्स्ट उत्पाद बनाता है वह फास्फोग्लाइकोलेट है। 2 मॉलिक्यूल्स निर्मित होते हैं, 2 कार्बन कंपाउंड है, इसमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं, किसका निर्माण होता है, ग्लाइकोलेट का। ग्लाइकोलेट कहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, पेरोक्सिसोम्स में। पेरोक्सिसोम्स में ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट बनता है, ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन बनता है, ग्लाइसिन पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीरीन में, जिसमें से एक डिकार्बोक्सिलेशन होता है तथा डीएमिनेशन होता है। सीरीन जो है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया से पुनः पेरोक्सिसोम्स में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर डीएमिनेशन के द्वारा हाइड्रोक्सी पाइरूवेट का निर्माण होता है, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट से ग्लिसरेट का निर्माण होता है, ग्लिसरेट पुनः क्लोरोप्लास्ट में पहुंच जाते हैं, और अंत में किसका निर्माण हो जाता है, PGA का निर्माण हो जाता है, जो कि C3 साइकिल को चलाते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस में यदि हम देखें तो क्या देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि ये साइकिल क्यों हुई। अब देखो यहाँ पर कि जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसी होती है, अधिक होती है, तो C2 साइकिल कंप्लीट फोटो रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होगा, पहला जो इसमें हानिकारक प्रभाव है, तो वही हानिकारक प्रभाव है कि जो लाइट रिएक्शन में, ठीक है, लाइट रिएक्शन में हमने जो एसिमिलेटरी पावर, ठीक है, कौन सी पावर, एसिमिलेटरी पावर निर्मित की थी, अर्थात जो ATP, ठीक है, ATP तथा NADH+H+ प्रोडक्शन किया था, जो निर्मित की थी, उसका क्या कर लिया जाता, उपयोग कर लिया जाता है। सबसे बड़ी हानि है ये कि इसका उपयोग कर लिया जाता है C2 साइकिल के द्वारा। देखो कहाँ कहाँ पर उपयोग हो रहा है, एक NADH+ का यहाँ उपयोग हो रहा है, एक NADH+ का उपयोग यहाँ हो रहा है, और एक ATP का उपयोग यहाँ हो रहा है,
ठीक है। दूसरी क्या होती है, देखो यहाँ पर के माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर निष्कासन हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, निष्कासन होता है। ठीक है, जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किया जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट हो रही है। ठीक है, ये दूसरा इसका हानिकारक है। तीसरा जो है, इस फोटो रेस्पिरेशन के दौरान जो C3 प्लांट में C3 साइकिल कंप्लीट होता था, वह क्या हो जाता है, रुक जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, ये क्या है, इसके हानिकारक प्रभाव। ठीक है, यदि हम एडवांटेज देखें फोटो रेस्पिरेशन के, क्या देखें हम, एडवांटेज देखें तो एडवांटेज ये है हमारा कि फोटो रेस्पिरेशन जो कंप्लीट हो रहा है, तो इसके अंतर्गत कुछ जगहों पर कुछ महत्वपूर्ण एमिनो एसिड्स का निर्माण हो रहा है, जैसे ग्लाइसिन, सिरीन। ठीक है, ये ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, पादपों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, पादपों में होने वाली वृद्धि क्रियाओं के निर्माण के लिए आदि के लिए ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक ये इसका बेनिफिकेशन है, बेनिफिशियल है कि इसमें एमिनो एसिड फॉर्मेशन होते हैं, एमिनो एसिड्स फॉर्मेशन होते हैं जो कि पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। तो ये क्या है हमारा, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन। तो दोबारा यदि देखें हम, तो देखें तो याद रख लेना, इस अलग अलग नामों से फोटो रेस्पिरेशन आता है। पहला आता है फोटो रेस्पिरेशन, दूसरा आता है हमारा C2 साइकिल, तीसरा आता है फोटो कार्बन ऑक्सीडेटिव स्टेज के नाम से आता है। ठीक है, और ये याद रख लेना, पहला स्थायी उत्पाद क्या होता है, इसका 2 कार्बन युक्त होता है, इसलिए C2 साइकिल कहते हैं, उसका नाम क्या है, ग्लाइकोलेट। ठीक है, कौन सा, ग्लाइकोलेट। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कितने अंगकों में होता है, तो 3 अंगकों में होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की किसकी सांद्रता अधिक होने पर या सांद्रता कम होने पर फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है। तो याद रख लेना, ऑक्सीजन की सांद्रता कंसंट्रेशन जैसे अधिक होती है तो रुबिस्को एंजाइम या आरयूबीपी कौन सी प्रोसेस कंटिन्यू करता है, फोटो रेस्पिरेशन कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट कि इसमें जो होगा, एक एक प्रोसेस याद रखनी है कि कौन से एमिनो एसिड्स का निर्माण होता है। तो याद रख लेना, 2 एमिनो एसिड्स का निर्माण होता है, एक तो होता है ग्लाइसिन और दूसरा होता है सिरीन निर्माण होता है। ठीक है, तो ये है हमारी फोटोसिंथेसिस की फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो आज ये हमारा जो है फोटोसिंथेसिस टॉपिक जो होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वह क्या है, रेस्पिरेशन, श्वसन। ठीक है, प्रकाश श्वसन हो गया हमारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं हम, कौन सा, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फोन कर या कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।